अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होती हैं, इनके टारगेट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स में क्या आ जाती हैं? एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटीपैरासिटिक वगैरह आ जाती हैं। ये वो मेडिसिन होती हैं जो इन्फेक्शन से बचने के लिए और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। वो इन्फेक्शन जो या तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या वायरस की वजह से हो रहा है, फंजाई की वजह से हो रहा है, या पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसी बेस पे जो है इन एंटीमाइक्रोबियल्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स वगैरह में। तो हम देखते हैं कि किस तरह से काम करती है, इनका टारगेट क्या होता है। टारगेट का मतलब ये कि कौन से, यानी बैक्टीरियल सेल है एक पड़ा हुआ, ठीक है, उसको इसने जाके किल करना है, उसने इसके फंक्शन को रोकना है, तो वो कौन सी जगह पर जाकर इसने एक्ट करना है, तो वो उसका क्या है, वो उसका टारगेट है। और किस तरह से एक्ट करना है, वो उसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन है। तो इसमें क्या है, पॉइंट्स आ जाते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और इनहिबिशन ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट सिंथेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया और जो फंजाई के सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सख्त होती है। और एनिमल सेल्स के अंदर हमें पता है कि सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब ये कि जब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल ही नहीं है, तो जब हम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, तो वो एनिमल सेल पे तो अफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वो सिलेक्टिवली काम कर रही है, सिलेक्टिवली वो डैमेज सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई के सेल्स को कर रही है, एनिमल के सेल को वो नहीं अफेक्ट करेगी, क्योंकि एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल है ही नहीं है। तो सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, उसमें एक मैक्रोमोलिकुलर नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे में यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल में है, फंजाई के अंदर हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो पेंसिलिन वो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो कि मतलब कि डिस्कवर हुई थी, जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ना, जो इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर होता है, उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग हुई होती है। ठीक है, ये क्रॉस लिंक्स बने हुए होते हैं इसके अंदर। तो जो पेंसिलिन है या दूसरी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनके अंदर एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बी लैक्टम रिंग। ये जो बी लैक्टम रिंग है ना, इसने उस एंजाइम के साथ अटैच कर देना है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स को क्रॉस लिंक कर रहा है। ठीक है, इसने उस एंजाइम के साथ अटैच कर देना है। जब ये उस एंजाइम के साथ अटैच होगी तो इसने क्या करना है, इसने क्रॉस लिंकिंग को, जो टेट्रापेप्टाइड्स की जो क्रॉस लिंकिंग है उसमें इंटरफेयर करना है, उसको ख़राब करना है। ठीक है, जब वो पेप्टिडोग्लाइकन की जो अंदर जो थे क्रॉस लिंकिंग थी, जब उसमें प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब ये कि पेप्टिडोग्लाइकन का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, वो वीक होगा तो इसका मतलब सेल वॉल वीक हो गई है, सेल वॉल वीक हो जाएगी तो इसका मतलब सेल जो है वो टूटना स्टार्ट कर देगा, सेल में लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, अब पेंसिलिन क्योंकि सिंथेसिस प्रोसेस को, अभी हमने स्टार्ट में भी क्या बोला, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सिंथेसिस प्रोसेस को जो है वो टारगेट करिए। इसका मतलब ये कि जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं जिनमें भी सेल वॉल बन रही है, उनको जो है ये अफेक्ट करती है, जो ये एंटीबायोटिक्स हैं। अच्छा, उसके अलावा जो फंजाई और आर्किया हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, तो ये एंटीबायोटिक्स उनको जो है वो अफेक्ट नहीं करती। उसके अलावा ह्यूमन सेल्स की, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ह्यूमन सेल्स के अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल्स नहीं होती हैं, इसलिए ये पेंसिलिन की जो है वो उस पर जो है उस पर कोई ऐसा अफेक्ट नहीं होता होस्ट सेल पे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या, ये रॉड शेप बैक्टीरियम है, जो कि पेंसिलिन के आने से पहले बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेंसिलिन के आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं, इसकी जो सेल वॉल है वो ख़राब हो गई है, वीक हो गई है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो गया। दूसरी तरफ ये भी हम जो देखते हैं, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो माइक्रोग्राफ्स लिए गए हैं, इसके अंदर क्या है कि पहले सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पेंसिलिन आई उसकी वजह से क्या है कि उसकी जो क्रॉस लिंकिंग्स हैं वो उसकी वजह से वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से सेल वॉल ख़राब हो गई है। उस वजह से हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा ख़राब हो गया। ठीक है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सारा यहाँ पर ख़राब हो गया। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले के केस में टारगेट क्या था, इसके केस में टारगेट था सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल ऑफ ग्रोइंग सेल्स। और दूसरे के केस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या टारगेट होगा, इसमें राइबोसोम्स टारगेट होंगे, वो हम देखते हैं किस तरह से।
अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस तो कॉमन फीचर है जो कि प्लांट सेल्स में भी हो रहा है, एनिमल सेल्स में भी हो रहा है, बैक्टीरियल सेल्स में भी हो रहा है, मींस प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। किस में डिफरेंस होता है? राइबोसोम के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। राइबोसोम की हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है इनका, इसकी वजह से जो है वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि वो एक को अफेक्ट करेगी, एक चीज़ को अफेक्ट कर रही है, दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रही है। अच्छा, उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो एक ऑर्गेनेली है उसके अंदर भी 70s राइबोसोम होता है, तो वो भी जो है वो उसको भी अफेक्ट पड़ता है जो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं उससे, एंटीबायोटिक्स हैं उससे, ठीक है। अच्छा, अब वो एंटीबायोटिक्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर करती हैं उनमें आ जाती हैं क्लोरामफेनिकोल है, एरिथ्रोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन्स है। इस केस में क्या है? इस केस में राइबोसोम्स जो हैं वो टारगेट हैं। नेक्स्ट है इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है? इस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टारगेट है। और अब इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो जो है वो सब सेल्स के बाहर होती है, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो प्लांट का सेल है, चाहे वो एनिमल का सेल है, चाहे वो फंजाई का सेल है, तो वहाँ सबके पास जो है वो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंजाई की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी जो है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से फिर सिलेक्टिव एक्शन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का हो सकता है। जैसे कि कुछ पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीमाइक्सिन्स। ये पॉलीमाइक्सिन्स क्या करती हैं? ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर होता है फॉस्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसने क्या करना है? इसने फॉस्फोलिपिड के साथ बाइंड कर देना है, जिसकी वजह से इसने क्या करना है? वहाँ पर डिटर्जेंट के तौर पर काम करना है। इसने बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की डिस्टॉर्शन कर देनी है, ठीक है। और इस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेन जो है वो मतलब कि पहले की तरह की नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म और जो सेल सब्सटेंसेस हैं वो उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा होते हैं। और जैसे हमने अभी कहा कि जो फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंड करी है, इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ज़्यादा इफेक्ट करती है। दूसरी एक एंटीबायोटिक्स हैं पोलिन एंटीबायोटिक्स। पोलिन एंटीबायोटिक्स इसमें एक एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी। ये क्या करती हैं? ये स्टीरोल्स के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है। और स्टीरोल्स किसमें प्रेजेंट है? फंगल सेल्स में। बैक्टीरियल सेल्स में क्या आते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। उसके साथ क्या बाइंड कर रही हैं? पॉलीमाइक्सिन्स। यहाँ पर क्या है? फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है? स्टीरोल्स। उसके साथ क्या बाइंड कर रही हैं? पोलिन एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब ये कि पोलिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसको अफेक्ट करेंगी? फंजाई की सेल वॉल को स्टीरोल्स के साथ बाइंड करके। और जो दूसरी हैं पॉलीमाइक्सिन्स, वो क्या करेंगी? वो बैक्टीरिया को अफेक्ट करेंगी। तो पॉलीमाइक्सिन्स जो फंजाई को कुछ नहीं कहती हैं, और पोलिन्स जो हैं वो बैक्टीरिया को कुछ नहीं कहती हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंजरी हुई है। यहाँ से क्या है? यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब हो गई है। किसकी वजह से? ये यीस्ट सेल की डायग्राम है। तो यीस्ट सेल जो है, यीस्ट हमें पता है कि वो क्या है? वो फंजाई है। तो यहाँ पर एंटी फंगल ड्रग की इसलिए हम मेंशन करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसके अंदर क्या था? इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो टारगेट थी और मोड ऑफ एक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड जाहिर सी बात है उसमें भी बन रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में भी बन रहे हैं, एनिमल सेल में भी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है इनमें, इनके जो एंजाइम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो रिफामाइसिन फैमिली की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करती हैं। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करने के बाद वो क्या करती हैं? जो आरएनए सिंथेसिस है उसको रोक देती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट सिंथेसिस। अच्छा, पहले हम देखते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो जो कोई भी सेल है उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। वो सेल की ग्रोथ उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से हो रही है, सेल सर्वाइव ही उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ मतलब कि सीरीज चल रही है प्रोसेसेस की ना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर एक मेटाबोलाइट बना है तो वो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर उसने यूज़ होना है, फिर एक नई चीज़ बनानी है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स ने
उन मेटाबोलाइट्स को काम करने से रोकना है। ठीक है, मतलब क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है, अगर कोई मेटाबोलाइट है ना तो उसी की तरह की एक और चीज़ बन जाएगी एंटी मेटाबोलाइट। ठीक है, उसकी एक आप कह लें कि कॉपी एक कॉपी है, उसी की तरह की एक चीज़ बन गई है। अब जहाँ पर वो मेटाबोलाइट ने जाकर लगना था ना, उसकी जगह जाके एंटी मेटाबोलाइट लग जाएगी। मसला ये है कि वो मेटाबोलाइट ने तो सही काम करना है, लेकिन एंटी मेटाबोलाइट जो है उसने वो काम सही से नहीं करना है। तो वो देखते हैं कि किस तरह से एंटी मेटाबोलाइट्स हैं वो दो तरह से काम करती हैं। कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम, कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम का मतलब ये कंपटीशन करती हैं। जहाँ पर असल मेटाबोलाइट ने जाकर जिस एंजाइम के साथ लगना था, उस एंजाइम के साथ जाकर ये एंटी मेटाबोलाइट लग जाएंगी और एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देंगी। और यहाँ क्या है, बाय बीइंग मिस्टेकनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये क्या स्ट्रक्चरली ये नॉर्मल मेटाबोलाइट्स की तरह की होती हैं। तो इनका जो एक्शन है उससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। उससे मॉलिक्यूलर मिमिक्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिमिक करती हैं, मीन्स कि ये नकल करती हैं। ठीक है, ये कॉपी करती हैं किसको, नॉर्मल मॉलिक्यूल को, यानी कि जो नॉर्मल मेटाबोलाइट है उसकी नकल उतारती हैं ये। ठीक है, तो जब उसकी नकल उतारेंगे इसकी जगह जाकर लग जाएंगी, तो इन्होंने जो एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है उसको इसने जो है वो रोक देना है। अच्छा, अब कम्पिटिटिव इनहिबिशन की ही बात करेंगे कि अगर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, अब वो जो सबस्ट्रेट है पहले थी एंटी मेटाबोलाइट, अब क्या है कि वो क्या कहते हैं उसको, अब है एंटी मेटाबोलाइट। वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स अब नहीं बनेंगे। ठीक है, रिएक्ट वो नहीं करेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एंजाइम है वो काम नहीं करेगा, एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या रुक जाएगा, और इसकी वजह से जो है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना काम मतलब इस तरह से वो करना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर जो अकेली बनी हुई है ना, ये है मेटाबोलाइट, और इसका नाम क्या है, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो नीचे दो हैं ये नकल हैं। ये क्या है, एक है इसमें से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड PABA, इसको हम सॉरी, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, ये जो ऊपर वाला ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये सल्फेनाइल अमाइड है, और ये जो है ये पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड है। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे हो गया था। तो ये जो है ये मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट क्या है, PABA, और ये क्या है, ये जो सल्फेनाइल अमाइड है ये क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट है। और पहला अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड ये भी क्या है, ये भी एंटी मेटाबोलाइट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि ये सिमिलर है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इन दोनों ने क्या करना होता है, इन दोनों ने वहाँ पर जाकर लग जाना है जहाँ पर इसने लगना है। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें इस वाले की ज़रूरत होती है, PABA की ज़रूरत होती है फॉलिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, फॉलिक एसिड आगे फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अब क्या है कि जो सल्फेनाइलामाइड है, या वो जो कॉपी वाली जो नीचे दो बनी हुई थी, ये दोनों जो हैं सल्फेनाइलामाइड और पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाकर उस एंजाइम के साथ बाउंड कर जाना है जहाँ पर जाकर PABA ने करना था बाइंड। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बाइंड करेगा तो फॉलिक एसिड बनेगा, बट अब ये दोनों बाइंड कर जाएंगे, इन दोनों में से कोई बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर ये जो है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं। और यही फॉलिक एसिड, अगर हम फॉलिक एसिड की ही बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एनिमल सेल के अंदर ऐसे कोई एंजाइम नहीं होते जो फॉलिक एसिड बनाते हैं। एनिमल सेल्स ने जो है वो अपनी डाइट से ही फॉलिक एसिड को लेना होता है, इसलिए इस प्रोसेस से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एनिमल सेल को। जैसे हमने पीछे जब सारे प्रोसेसेस पढ़े उसमें हमने कहा कि सिलेक्टिवली किस तरह से उस पर एक्ट करती है। जैसे सेल वॉल वाले के अंदर कहा कि उसकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कहा डिफरेंस होता है, न्यूक्लियस सब में डिफरेंस था। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्यों वो एनिमल सेल को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते ही नहीं है जो फॉलिक एसिड बनाएं। ठीक है, तो इसलिए जब वो होंगे ही नहीं तो उस पर वो क्या अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जो है वो एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं वो काम करती हैं। इस केस में क्या है, इस केस में मेटाबोलाइट्स जो हैं वो टारगेट हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे मोड ऑफ एक्शन और टारगेट्स एंटी माइक्रोबियल्स के। एक दफ़ा हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें साथ में एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है इसके अंदर कि कौन कौन सी जो एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ होती हैं। जैसे इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर पेनिसिलिन हैं, सिफेलोस्पोरिन्स हैं,
ठीक है। उसके अलावा इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्लोरामफेनिकॉल है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसे हम देखते हैं सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर ये सेल वॉल के सिंथेसिस को जो है वो रोक रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलेशन का प्रोसेस, प्रोटीन के बनने का प्रोसेस है, उसमें ये प्रॉब्लम कर रही है। फिर उसके अलावा जो है वो न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन के अंदर न्यूक्लिक एसिड बनाने में उधर इसके फोर्थ जो था वो इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम देख सकते हैं येलो वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रॉब्लम होगी। इनहिबिशन ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट सिंथेसिस, जो मेटाबोलाइट्स बनने का प्रोसेस है उसको जो है वो ये रोक रही है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इसमें एक चीज़ जो होती है, जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग का जो है वो काम उसको ये होता है कि वो जो होस्ट का सेल है ना, एनिमल सेल हो सकते हैं, प्लांट्स, उसके फंक्शंस को जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्रॉब्लम करके उसको जो है वो ख़राब करना चाहिए। जैसे जब सेल वॉल की सिंथेसिस, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस रुकी, उसकी वजह से क्या है, सिर्फ सेल वॉल सेल सारा टूट फूट जाएगा और सेल जो है वो अपना काम नहीं कर सकेगा जो वो इन्फेक्शन कर रहा था। ऐसी प्रोटीन सिंथेसिस जब नहीं होगी तब भी वो अपना काम नहीं कर सकेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तब भी वो सेल सारा तबाह हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि जो सेल जो है मेन एंटीमाइक्रोबियल का काम होता है कि इस सेल को उसने क्या करना है, इस सेल को उसने ख़राब करना है, इस सेल को उसने ख़त्म करना है। ठीक है, उसके लिए ये सारे काम होते हैं। तो ये सारा था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, और इसके अलावा कमेंट करके भी बताएं कि अगर आपको इसकी समझ आई है। थैंक यू।